नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने कोई विद्रोह और लिंगागिरी विद्रोह के बारे में देखा था, जो कि भैरम देव के समय ही हुआ था। मैंने बताया था लाइन से कि ये चौथी से पांचवी बार मैं इस बारे में बता रहा हूँ आपको कि जो अजमेर सिंह था उनके समय एक विद्रोह हुआ था। दरियादेव को छोड़कर फिर लगातार जो 3 शासक आएंगे उनके समय 1, 2 और 3 इस क्रम में जनजातीय विद्रोह होते हैं। पहला होता है आपके महिपाल देव के समय में परलकोट विद्रोह, मतलब दूसरा होता है, लेकिन एक उनके समय में, 2 होते हैं भूपाल देव के समय में, ठीक, और 3 होते हैं भैरम देव के समय में। तो भैरम देव के समय में होने वाले 3 विद्रोह कौन कौन से थे? तो लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह और मुड़िया विद्रोह। हमने पिछले क्लास में लिंगागिरी विद्रोह और कोई विद्रोह के बारे में देख लिया था, ठीक। आज हम मुड़िया विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो मुड़िया विद्रोह है, इसको आप बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं। तो बस्तर के स्वतंत्रता संग्राम के नाम से या स्वाधीनता संग्राम के नाम से भी इस विद्रोह को जाना जाता है, ठीक है। इस विद्रोह को बस्तर का स्वतंत्रता या स्वाधीनता संग्राम भी बोला जाता है। ये आपको याद रखना होगा। कब हुआ था? तो 1876 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1876 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। शासक मैंने बता दिया भैरम देव थे। नेतृत्वकर्ता कौन था? तो झाड़ा सिरहा था। कौन था झाड़ा सिरहा? जब मैंने पहले लेक्चर में जनजातीय विद्रोह के पहले लेक्चर में जब आपको चार्ट बताया था तो उसमें मैंने रिलेट कराया था कि मुड़ी झड़ाना से हमने रिलेट किया था मुड़िया, और झड़ाना से झाड़ा, तो झाड़ा सिरहा। और सिर ही रहता ना, सिर मुड़ी ये भी कर सकते हो आप, तो मुड़ी सिर, सिर से सिरहा, झड़ाना से झाड़ा सिरहा, ठीक। तो ये था नेतृत्वकर्ता, ठीक। अब कोई भी विद्रोह होता था उसके पीछे एक प्रमुख कारण होता था, ठीक है। तो इस विद्रोह के पीछे क्या कारण था? तो सर्वप्रथम तो जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए उन सभी का कारण था आदिवासियों का शोषण, और उस शोषण की मात्रा, या बोल सकते हैं कि शोषण का प्रभाव जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो फिर जो जनजातीय लोग थे आक्रोश में आकर विद्रोह करते थे। उसी का परिणाम एक और क्या विद्रोह निकलता है? मुड़िया विद्रोह 1876 में। इस समय आदिवासियों के बीच बहुत ही असंतोष की स्थिति पैदा हो जाती है। इस असंतोष की स्थिति का कारण क्या था? तो वहाँ का दीवान का नाम क्या था? गोपीनाथ कपड़दार। ये गोपीनाथ कपड़दार जो दीवान था, उसके वजह से, उसके अनैतिक कार्य की वजह से, उसकी जनजातियों के प्रति बहुत ही क्रूर भाव की वजह से उनका शोषण लगातार करना, और जब से ये दीवान के पद पर आसीन हुआ था लगभग 9-10 साल तक ये इनका शोषण ही करते जाता है। इसे 1867 के समय जो शासक भैरम देव हैं उनके द्वारा दीवान के पद पर बैठाया जाता है और लगभग अपनी सत्ता इसी के हाथों में सौंप दिया रहता है। तो ये उसका अनुचित प्रयोग करता है, उन सारी शक्तियों के बहुत ही ज़्यादा अनुचित प्रयोग करता है। क्या अनुचित प्रयोग करता है? तो इसका एक दोस्त था, कौन? मुंशी अति प्रसाद। मुंशी अति प्रसाद ये दीवान लोगों को, जो इनके अंतर्गत आते थे, जो गोपीनाथ कपड़दार के अंतर्गत, ठीक है, ये तो खुद एक दीवान था, लेकिन इनको सारी जो शक्ति किसने सौंप दी थी? भैरम देव ने। तो ये आसपास के और जो दीवान आते थे, जो लोगों के प्रति अच्छा भाव रखते थे और आदिवासियों को के उत्थान के लिए कार्य करते या उनका मदद करने का प्रयास करते, तो उनको पकड़वा कर अपने मित्र अति प्रसाद के क्रिमिनल कोर्ट में उनको दंडित करता था। कौन? गोपीनाथ कपड़दार के द्वारा अन्य दीवानों को पकड़वा कर, जो इसका फ्रेंड था मुंशी अति प्रसाद, इनके क्रिमिनल कोर्ट में उनको, फौजदारी न्यायालय जो बोलते हैं, वहाँ इनको दंडित करवाता था किसी न किसी कारण से उनको फंसा कर। तो ये सब अनैतिक कार्य ये गोपीनाथ कपड़दार करता था। अब इसी बीच जो अंग्रेज थे, अभी जो अंग्रेजी शासन थी वो ऑटोक्रेसी की नीति अपना रही थी। ऑटोक्रेसी की नीति कैसे? शासन तो बस्तर क्षेत्र में कर रहे हैं, नो डाउट,
ठीक है। और मैंने शुरू से बताया आदिवासी लोग बहुत ही सीधे सरल होते हैं, आज भी बहुत ही सीधे और सरल होते हैं वो, ठीक। लेकिन ये उन्हीं के क्षेत्र में आकर उन्हीं की जो संपदा है उनका दोहन करते थे, लेकिन उनकी बातों को जरा भी नहीं सुनते थे। ये थी उनकी ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब ही होता है एक तंत्र व्यवस्था। एक तंत्र व्यवस्था मतलब उसी का चलेगा, उसी की बातें चलेंगी, कोई दूसरा उस पर दलील अपील नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की नीति भी इस विद्रोह का कारण बनती है, आदिवासियों के बीच असंतोष का कारण बनती है, और ये जो विद्रोह है पनपता है, जिसे मुड़िया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब मुड़िया विद्रोह क्यों सर, कोई अन्य नाम क्यों नहीं? तो इस विद्रोह में जिस प्रकार जो आपका हल्बा विद्रोह था, वहाँ हल्बा जनजाति के लोगों ने बहुत मात्रा में योगदान दिया था, उसी प्रकार इस विद्रोह में मुड़िया जनजाति के लोग अपना योगदान देखते हैं, आगे बढ़ चढ़ कर आते, इसलिए इसे मुड़िया या मुड़िया विद्रोह का नाम दिया जाता है, ठीक। तो ये था, तो मैंने बता दिया भाई गोपीनाथ कपड़दार बहुत ही अनैतिक कार्य करता, तो अब इसके बीच अलोकप्रियता हो जाती है उसके कारनामों के कारण, उसके कृत्यों के कारण, इस वजह से ये विद्रोह आगे बढ़ता है, ठीक। कब? तो 1876 में बता दिया था। अब ये प्रोफेसर जे नील ने बोला है, जे नील ने 1876 के मुड़िया विद्रोह के कारण गोपीनाथ कपड़दार की अलोकप्रियता को माना है, जो कि मैंने बता दिया। किसके अनुसार? तो जे नील के अनुसार। ये आपको याद रखना है, मेन कारण वही था, जे नील ने भी इसे बोला है, इसलिए इनका नाम याद रखना जरूरी हो गया। अब प्रतीक चिन्ह क्या था? जैसे धावड़ा वृक्ष था, परलकोट के विद्रोह में धावड़ा वृक्ष की टहनी का प्रयोग किया गया था, उसी प्रकार मुड़िया विद्रोह में आम वृक्ष की टहनी का प्रयोग किया जाता है। आम वृक्ष की टहनी का प्रयोग प्रतीक चिन्ह के रूप में। प्रतीक चिन्ह कैसा है? मतलब जो भी लोग हैं जो इस विद्रोह में साथ दे रहे हैं एक दूसरे का, वो आम वृक्ष की टहनी के थ्रू एक दूसरे को इशारा करते थे, इस प्रकार के प्रतीक से इशारा करते कि हम इस विद्रोह में शामिल हैं या हम इस विद्रोह के सहयोगी हैं, तो आम वृक्ष की टहनी दिखाया करते थे, ये याद रखना है। या कहीं पर एक जगह सबको बुलाना है तो उस जगह पर आम वृक्ष की टहनी रख दी जाती थी या गड़ा दिया जाता था ज़मीन में, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि यहाँ आकर सम्मेलन करना है या मिलना है आपस में, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आम वृक्ष की टहनी का प्रयोग करते थे, ये हो गया। अब घटनाक्रम कैसे कैसे होता है? तो जब आदिवासियों के बीच असंतोष बढ़ता है तो धीरे धीरे ये उग्र रूप धारण करने लगता है। और ये भी याद रखना आप कि ये जो विद्रोह रहता है मुड़िया विद्रोह, वो किसी भी प्रकार से हिंसक नहीं होता है, पूरी तरीके से अहिंसक विद्रोह रहता है। जैसे अन्य विद्रोह में हमने देखा कि अंग्रेज़ों के बीच या अन्य किसी के बीच आपस में लड़ाई हो जाता था तो किसी न किसी को शहीद होना पड़ता था या किसी न किसी की मृत्यु हो जाती थी। बट इस विद्रोह में ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है, अहिंसक विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस विद्रोह में जब आदिवासियों ने राजा का घेराव करता है, क्योंकि भैरमदेव ने गोपीनाथ कपड़दार को नियुक्त किया था, अब गोपीनाथ कपड़दार को हटवाने के लिए राजा के घर का घेराव करते हैं। फिर 4 मार्च 1876 को भैरमदेव ने विशाखापट्टनम के अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिखा कि हमें सहायता चाहिए। क्यों सहायता चाहिए? क्योंकि अब भैया प्रजा ने हमें चारों ओर से घेर लिया, इसके लिए वो सहायता मांगते हैं। और 18 मार्च 1876 को वहाँ से जो आपके विशाखापट्टनम क्षेत्र के अधीक्षक रहते हैं, पुलिस अधीक्षक, और जो कैप्टन सी स्टोर रहते हैं, वो सब यहाँ मदद के लिए आ जाते हैं। सर इतना लेट क्यों? अभी के ज़माने के जैसा तो नहीं है कि मोबाइल फ़ोन में कॉल किए 2 दिन तक हेलीकॉप्टर के थ्रू 12 घंटे 14 घंटे में पहुँच गए। उस समय पत्र चलता था, तो पत्र के थ्रू जब भेजा गया तो वहाँ पहुँचेगा, फिर वहाँ से सहायता करने के लिए वो लोग निकलेंगे, तो इसलिए इतना लेट ये समय दिख रहा है कि 4 मार्च 1876 को सहायता मांगा और 18 मार्च को सहायता करने के लिए निकले थे वहाँ, ठीक। अब इस विद्रोह को आगे चल के दबा दिया जाता है और एक हिसाब से बोला जाए कि समझौते का नतीजा भी निकलता है। तो उसके लिए कौन व्यक्ति रहता है? तो मैक जॉर्ज। ये मैक जॉर्ज का नाम याद रखना है कि इस जो विद्रोह है इसका दमन किसने किया? तो मैक जॉर्ज। तो म से मुड़िया विद्रोह है और म से आपको मैक जॉर्ज याद रखना है, ठीक। मैं पूरा स्टोरी टेलिंग के वे में आपको बता रहा हूँ और इसी क्रम में आपको याद रखना है कि कपड़दार क्या काम करता था जिसकी वजह से लोगों के बीच असंतोष था और उस असंतोष का कारण निकला विद्रोह। विद्रोह कैसे कैसे घटा, राजा का घेराव किया, राजा ने 4 मार्च को पत्र लिखा, 18 मार्च को लोग आए, ब्रिटिश अधीक्षक और सी स्टॉल, तो ये सब के बारे में आपको देखना है। तो इसी स्टोरी टेलिंग के वे में आपको याद रखते चलना है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और जो रिलेट कराने की चीज़ें वो मैं रिलेट करा रहा हूँ, जैसे मैक जॉर्ज है, ठीक। अब परिणाम क्या निकलता है? तो 2 मार्च को सबसे पहले ये क्या करते हैं, राजा का घेराव करने के बाद 2 मार्च के दिन ये बस्तर में काला दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 मार्च को काला दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इनकी बातों को सुना ही नहीं जा रहा था। जिसके बाद मैक जॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में क्या मुड़िया दरबार का आयोजन कराता है। जगदलपुर में
मुरिया दरबार का आयोजन कराता है और ये तब से लेकर अभी तक ये मुरिया दरबार हर वर्ष प्रतिवर्ष लगते आ रहा है। ठीक है, जब हम सांस्कृतिक छत्तीसगढ़ का संस्कृति पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे जो बस्तर दशहरा है उस समय भी इस मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है। ठीक, तो ये 1876 से अभी तक चला आ रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक, पहली बार कब किया गया था? तो 8 मार्च 1876 को। किसके द्वारा? मैकजॉर्ज के द्वारा। और यहाँ पर उनकी सभी समस्याओं को सुना गया कि आप इस विद्रोह को क्यों कर रहे हैं। अब देखो, अहिंसक था इसलिए इनकी बातों को सुनने के लिए दरबार का आयोजन किया गया। अगर ये हिंसा करते हैं तो ये क्या बात को सुनते? नहीं सुनते, वो भी हिंसक रूप अपनाते और दोनों के बीच में युद्ध हो जाता। लेकिन ये अहिंसक रूप से अपनी बात को मनवाने के लिए कार्य कर रहे थे, तो इनकी बात को सुना गया और एक दरबार का आयोजन किया गया। तो जनजाति के विद्रोह के नाम पर ही जनजाति विद्रोह है और उसी जनजाति के नाम पर इस जो दरबार का आयोजन किया गया उसे रखा मुरिया दरबार। ठीक, फिर दीवान और मुंशी दोनों निष्कासित कर दिए। इनकी सभी परेशानियों को सुना गया कि दीवान बहुत ही बुरा है, उसके समय साथ जो उसका फ्रेंड है मुंशी है अति प्रसाद, वो भी बहुत ही बुरा है। तो उन दोनों को क्या कर दिया गया? निष्कासित कर दिया गया। फिर बस्तर में अनेक प्रशासनिक सुधार किए गए उनके टर्म्स पर। किन के टर्म्स पर? आदिवासियों के टर्म्स पर। मतलब सभी बात तो नहीं सुनी जाएगी, कुछ बातों को लेकर प्रशासनिक सुधार किए गए। फिर नया 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया। अब इनकी यातनाएं जो थी बहुत ही क्रूर थी, तो उनकी वजह से 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया। ये नया पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब मुरिया दरबार में आगे चलकर निकल कर आया। ठीक है, ये सब परिणाम इसके निकल कर आए मुरिया दरबार के बाद। ठीक, अब इसमें कुछ विशेष पॉइंट ये है कि इस विद्रोह में मुरिया जनजाति के लोग प्रमुखता से भाग लिए, ये मैंने आपको बता दिया है। 1867 में बस्तर क्षेत्र में दीवान के रूप में गोपीनाथ कपड़दार की नियुक्ति हुई थी, जो जनजातीय शोषण के लिए कुख्यात था। ये भी मैंने आपको बता दिया है। 67 से 76 तक लगभग 9 साल तक ये शोषण करते रहते उनका। और यह विद्रोह बस्तर का स्वाधीनता संग्राम था, इस रूप से भी जाना जाता है, मैंने बताया। और अहिंसक था, ये भी आपको याद रखना है। तो पूर्णतः अहिंसक विद्रोह के रूप से में जाना जाता है कौन सा? मुरिया दरबार प्लस बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम मुरिया विद्रोह जो है, ये दोनों नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब गोपीनाथ कपड़दार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए गए कि 1867 में भैरम देव द्वारा नियुक्त किया गया, मैंने बताया आपको। 76 में विद्रोह का मुख्य कारण था, ये भी पता चल गया। और भैरम देव ने अपना शासन इसे सौंप दिया था, वही इसलिए इसे दुरुपयोग करता था। बाकी दीवानों को जो अच्छे थे उनको पकड़कर अपने फ्रेंड अति प्रसाद के दरबार उनको दंडित करवाता था। ये सब मैंने बता दिया। तो ये था आपके मुरिया विद्रोह से संबंधित। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। तो जो मुरिया विद्रोह है वो आपके 1876 में होता है। शासक भैरम देव रहते हैं, उनके समय का ये तीसरा विद्रोह रहता है भैरम देव के समय का। और ये इसके नेतृत्व करता कौन रहते हैं? तो मुड़ी झड़ाने से याद किया झाड़ा सिरहा। ठीक, कारण क्या रहता है? तो भैरम देव ने 1867 में एक दीवान नियुक्त किया जिसे अपनी सारी शक्ति सौंप दी थी। उसका नाम क्या था? गोपीनाथ कपड़दार। ठीक, प्लस उसने क्या किया कि जो दीवान अच्छे कार्य करते थे, गोपीनाथ कपड़दार तो शोषण करता था, लेकिन जो अन्य अच्छे दीवान थे उनको पकड़कर अपने फ्रेंड जो अति प्रसाद था उनके क्रिमिनल कोर्ट में उनको सज़ा दिलाता था। प्लस आदिवासियों को शोषण कर रहे हैं, उनके प्रति अनैतिक कार्य कर रहे हैं, अनुचित ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। इन सभी कारणों के कारण आदिवासियों में असंतोष फैल जाता है और यह विद्रोह अपना रूप धारण करता है। ठीक, तो मुरिया जनजाति द्वारा इसमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया गया, इसलिए मुरिया विद्रोह के नाम से विद्रोह को जाना गया। और एक जे नील नाम के ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने 1876 के मुरिया विद्रोह का मुख्य कारण गोपीनाथ कपड़दार की अलोकप्रियता को माना था। ये मैंने बता दिया। अब ये जो विद्रोह होता है उसमें प्रतीक के रूप में कि हम सहयोगी हैं या कहीं पर सम्मिलन करना है, उसके लिए आम वृक्ष की टहनी का प्रयोग किया जाता था, ये भी बताया मैंने। ठीक, फिर घटनाक्रम में क्या देखे थे हमने कि जब आदिवासी असंतुष्ट हो जाते हैं तो राजा के घर का घेराव करते कि आप दीवान को हटाइए करके। तो राजा उनको रूप के देखकर, मतलब इतने ज़्यादा मात्रा में प्रजा के सब वो को देखकर, क्या बोलते हैं, जो घेराव को देखकर ये विशाखापट्टनम के ब्रिटिश अधिकारी से सहयोग मांगते हैं और वहाँ से कैप्टन सी स्टॉल और पुलिस अधीक्षक 18 मार्च को रवाना होते हैं इनके सहयोग के लिए। लेकिन इसी बीच एक मैकजॉर्ज नाम का व्यक्ति रहता है जिसने इस विद्रोह का दमन किया। उन्होंने आदिवासियों की बातों को सुना और उसके लिए 8 मार्च को मुरिया दरबार का आयोजन किया गया। और इस 8 मार्च के मुरिया दरबार से पहले बस्तर में काला दिवस मनाया गया था 2 मार्च को, कि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है इसलिए काला दिवस मनाया गया। और 8 मार्च को मैकजॉर्ज ने उनकी बातों को सुनने के लिए एक दरबार का आयोजन किया जिसे मुरिया दरबार के नाम से जाना गया। और वहाँ उनकी बातों को सुनकर दीवान और मुंशी को हटा दिया गया। साथ में ही बस्तर में अनेक प्रशासनिक सुधार कार्य किए गए थे।
उनमें से एक महत्वपूर्ण था कि 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया था। 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त मतलब इसका ये था कि 10 वर्षों तक जो भी भूमि में जिस प्रकार के फसल उग रहे हैं, जितने आ रहा है, उसका एक एवरेज आपको कर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही कभी अकाल पड़ जा रहा है, कभी अच्छे उपज हो रहा है तो एक ही तरीके के कर आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो नया 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया था, ये याद रखना है, ठीक है। फिर मुड़िया जनजाति के लोगों ने भाग लिए, ये मैंने बता दिया। कपड़दार की नियुक्ति 1867 में की गई थी, इसको सारी सत्ता सौंप दी जाती है राजा के द्वारा, ये भी बताया है ना। स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम और अहिंसक विद्रोह के रूप में इसे जाना जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों आपको याद रखना है, ठीक। तो इतना सारा चीज़ था आपके मुड़िया विद्रोह में, बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है। जितने भी जनजातीय विद्रोह सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी के वीडियोस आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। जहाँ भी रिलेट हो रहा है मैंने आपको सभी चीज़ें रिलेट करके बता दिया और बहुत ही ईजी वे में, स्टोरी टेलिंग के वे में बताया ताकि आपको एक कहानी के रूप में वो चीज़ याद रहे, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसमें तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।